हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको बताया था किसी भी गोलीय दर्पण में F बराबर R/2, इसका हमने आपको डिडक्शन करके दिखाया था, इसका हमने आपको निगमन करके दिखाया था और कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया था कि किस प्रकार से यदि वक्ता त्रिज्या का मान 40 सेंटीमीटर हो, 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी का मान जो है 20 सेंटीमीटर होता है। आगे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण होने के लिए कौन कौन से शर्तें हैं, कौन कौन से कंडीशन है, उन सारे बातों को हम लोग सीखेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सब लोग समझिएगा, गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का क्या कंडीशन है। हम लोग हेडिंग देंगे गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की शर्तें। क्या कंडीशंस है, क्या शर्त है। यदि आप गोलीय दर्पण में चाहे तो वह दर्पण आपका उत्तल हो, चाहे तो वह दर्पण आपका क्या हो, अवतल हो, उसमें यदि आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, इमेज बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से काम आपको करना होगा। ठीक है, उस बात को समझिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में खास करके लाइट में वस्तु है, वस्तु को हम लोग बिंब के नाम से भी जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जहां भी हम बोलेंगे कि वस्तु रखा जा रहा है या बिंब रखा जा रहा है, आप समझिएगा कि जब भी वस्तु को रखा जाएगा या बिंब को रखा जाएगा या ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो हमेशा जो है दर्पण के आगे रखा जाएगा। आगे वाला भाग हम उस भाग को कहते हैं जो परावर्तक सतह का कार्य करता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से 4 प्रकार की किरणें हम लोग निकालते हैं। यदि आप गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश स्रोत से किरण आएगी और वस्तु पर पड़ेगा और उस वस्तु से प्रकाश निकलकर जाकर दर्पण पे जाएगी, वहां से लौटेगी, तब उसका जाके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो वस्तु मान लिया जाए कि यह मेरा कोई गोलीय दर्पण है, ऐसे इसका नाम पूछा जाए तो क्या है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे एक वस्तु को हमने रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। क्या इस पर जो लाइट दे दीजिएगा तो क्या इसका प्रतिबिंब बन जाएगा? नहीं, इस पर लाइट दीजिएगा, इसको जब प्रकाश में रखिएगा तब यहाँ से प्रकाश में जब आएगा, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, यहाँ से परावर्तन होगा, तब जाकर जो है इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगी। तो यहाँ से कितने प्रकार की किरणें निकलेगी प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो किसी भी गोलीय दर्पण में चाहे तो उत्तल हो चाहे तो अवतल हो, उसका इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से 4 प्रकार की किरणें निकलती है। सबसे पहला कहां से निकलती है? सबसे पहला है प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर। दूसरा फोकस से। तीसरा वक्रता केंद्र से और चौथा ध्रुव से। यह कंडीशन है, इसको ध्यान से सबको समझने का प्रयास कीजिएगा। वस्तु से 4 प्रकार की किरणें निकलती है। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर भी आप निकाल सकते हैं, एक किरण को आप फोकस से होकर भी गुजार सकते हैं, एक किरण को आप वक्रता केंद्र से होकर गुजार सकते हैं और एक किरण को आप जो है ध्रुव से होकर भी गुजार सकते हैं। मतलब कि 4 प्रकार की किरण हम वस्तु से निकाल सकते हैं। पहला प्रधान अक्ष के समांतर, दूसरा फोकस से होते हुए, तीसरा वक्रता केंद्र से होते हुए और चौथा ध्रुव से होते हुए। अब यहाँ पर समस्या है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर से जाएगा तब किस प्रकार से उसका परावर्तन होगा, फोकस से होकर जाएगा तो किस प्रकार से उसका परावर्तन होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो किस प्रकार से उसका परावर्तन होगा और ध्रुव से होकर जाएगा
तब उसका किस प्रकार से परावर्तन होगा। इस बात को पहले आप ध्यान से सुन लिया जाए। चाहे तो दर्पण उत्तल हो चाहे तो अवतल हो। जब हमने गोलीय दर्पण नाम ले लिया तो गोलीय दर्पण कहने से खाली उत्तल का बोध नहीं होता है, खाली अवतल का बोध नहीं होता है। जैसे हम स्फेरिकल मिरर कह दिया, गोलीय दर्पण कह दिया, तो गोलीय दर्पण कहने से उत्तल दर्पण का भी बोध होता है और अवतल दर्पण का भी बोध होता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यदि वस्तु से निकलने वाली किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तब वह जो है फोकस से होकर गुजरती है। ये बात आप पहले से भी जानते हैं। जब मैं फोकस को डिफाइन कर रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि वस्तु से निकलने वाली किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के बाद में प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को कहा जाता है फोकस। मतलब यदि वस्तु से निकलने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर है तब वह परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर जाएगा। यदि जो है वस्तु से निकलने वाली किरण फोकस से होकर आ रहा है तब वह परावर्तन के बाद में प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, प्रधान अक्ष के समांतर आएगा बाबू तो फोकस से होके चला जाएगा। यदि फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा और यदि वक्रता केंद्र से आएगा तो अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगा। और यदि ध्रुव से आएगा तब वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा। ठीक है, इसको हम लोग फोटो के माध्यम से ध्यान से समझेंगे। पहले आप जो है इस डाटा को लिख लीजिए, बारी बारी से मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं फोटो के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से वह जो है प्रधान इसके समांतर आता है तो किस प्रकार से वह फोकस से होकर जाता है। बारी बारी से मैं सबको आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पहले आप जो है इस डाटा को जो है इस आप हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाकर इस डाटा को पहले आप उतार लीजिए, इस प्रकार से खाखा बना लीजिए। वीडियो को पॉज करके ये खाखा बना लीजिएगा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की शर्तें 4 प्रकार की शर्त है। चलिए ठीक है, उसके बाद नीचे से ऐसा डैश देके लिखिएगा। इसको उतार लेने के बाद नीचे से डैश देके लिखिएगा। किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए वस्तु से 4 प्रकार की किरणें निकालते हैं। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए वस्तु से 4 प्रकार की किरणें निकालते हैं। वस्तु से 4 प्रकार की किरणें निकालते हैं। 4 प्रकार की किरणें निकालते हैं। नंबर एक लिखिएगा बाबू। नंबर 1 लिखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर, नंबर 1 में प्रधान अक्ष के समांतर लिख के डैश दीजिएगा। प्रधान अक्ष के समांतर। चलिए अब इसको पहले आप तो सीखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसे मान लिया जाए, ध्यान से सब लोग बोर्ड पे लिखिएगा बाबू। जिसे मान लिया जाए यह मेरा क्या है, आराम से बोर्ड पे देखिएगा। यह मेरा अवतल दर्पण है, यह उसका क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। नाम देंगे एक्स और नाम देंगे एक्स डैश। एक प्रकार का मिरर, बीच में मेरा क्या है, पोल है। कहूं न कहूं इसका सेंटर होगा, कहूं न कहूं क्या होगा, इसका एफ होगा। यदि मान लिया जाए वस्तु को हम क्या करते हैं बाबू, वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं। ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। यह मेरा बिंब है। यदि इससे निकलने वाली किरण ऐसे प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो यह होके कहां से जाएगी, यह फोकस से होके जाएगी। यदि आपको मन में होगा कि थोड़ा सा देख लेते हैं कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में देख लेते हैं। अवतल में तो देख लिए, उत्तल में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें भी आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर नाम देंगे एक्स, यहाँ पर नाम देंगे एक्स डैश। ध्यान से बोर्ड पर सबको देखते जाइएगा। ये आपका एम क्या है, दर्पण का नाम है। बीच में क्या होगा, पोल होगा, ध्रुव होगा। कहूं ना कहूं इसका सेंटर होगा, कहूं ना कहूं यहाँ पर क्या होगा, इसका फोकस। वस्तु को जब भी रखते हैं तो दर्पण के आगे रखते हैं जहां से परावर्तक सतह का काम करता है।
यदि प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे आ रहा है तो रियली में तो भाग जाएगा इस साइड में, रियली में इसका परावर्तन जो है इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन जब इसको बैक डोर में लेके जाएंगे तो इस प्रकार से फोकस मिलता है कि मिलता हुआ प्रतीत होता है, तब फोकस मिलता हुआ हमको प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, चाहे तो दर्पण उत्तल हो चाहे तो दर्पण अवतल हो, यदि वस्तु से निकलने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर है तो वह परावर्तन के बाद में फोकस से होता हुआ जा रहा है या जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि यदि जो है प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो वह परावर्तन के बाद में फोकस से होकर जाएगी या जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो अब नंबर 1 लिखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर, उसमें लिखिएगा डैश देकर। नंबर 1 प्रधान अक्ष के समांतर डैश देकर लिखिएगा। लिखिएगा जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होती हुई, परावर्तन के बाद वह फोकस से होती हुई गुजरती है, फोकस से होती हुई गुजरती है या गुजरती हुई, फोकस से होती हुई गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। यदि दर्पण, बाबू ध्यान दीजिए बोर्ड पे, अब यदि दर्पण अवतल होगा तब रियल में गुजरेगा, यदि दर्पण आपके पास में क्या होगा, दर्पण आपके पास में उत्तल होगा, तब वहां पर जो है वर्चुअल रूप से, काल्पनिक रूप से जो है वहां पर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। अब दोनों फोटो को अवतल लिख के इसको उतार लीजिएगा और उत्तल लिख के इसको उतार लीजिएगा। जल्दी वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब नंबर 2 लिखिएगा, फोकस से, नंबर दूसरा लिखिएगा फोकस से बाबू। अब समझने का प्रयास करते हैं कि यदि फोकस से होकर गुजरती है तब परावर्तन के बाद वह कहां से होकर जाएगा। पहले आप देख लीजिए, मान लिया जाए यह मेरा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, यह उसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इस सबसे आप बहुत परिचित हैं, पहले से भी आप इसको निबंध से जानते हैं। यह इसका क्या है, इसका C है, तो उसका क्या है, F है। एक और हम दर्पण बना देते हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या हो बाबू, ध्यान से बोर्ड पे सबको देखिएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका MA नाम देंगे। ये आपका अवतल दर्पण है, कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल दर्पण है। हम दोनों में आपको सिखा रहे हैं, चाहे तो दर्पण अवतल हो चाहे तो दर्पण उत्तल हो। इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसमें भी जो है कहूं ना कहूं सेंटर होगा, सेंटर तो ई साइड होगा, तो कहूं ना कहूं क्या होगा, F होगा। कहूं ना कहूं वस्तु को रखा जाएगा, इसका P होगा, इसमें यहाँ पर क्या होगा, P होगा। अब मान लिया जाए कि वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, यदि वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से निकलने वाली किरण यदि जो है यह फोकस से होकर ऐसे आती है, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, ऐसे जो है फोकस से होकर आती है, तब परावर्तन के बाद में यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
यदि जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा था तब फोकस से जा रहा था, और यदि फोकस से आ रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जा रहा है। यदि इसमें बात करें, यहाँ पर एक वस्तु को यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, ये चीज को यदि आप नहीं बारीकी से समझेगा तो बहुत आगे परेशानी होगी। आपको दिमाग में रखना होगा कि कहाँ से किरण आएगी तो कहाँ से जाएगी, तब आपको प्रतिबिंब बनाने आ जाएगा। चलिए, यह किरण यहाँ से ऐसे आया, या फोकस से होना जाना चाह रहा है, यहां तक तो सीधे ऐसे आएगी, और उसके बाद जब लौटेगी तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी इस प्रकार से। क्योंकि यहां से तो ऐसे फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा नहीं, इधर तो पार नहीं कर सकता। यदि जो है फोकस से आएगा इस प्रकार से ऐसे लौटते हुए प्रतीत होगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद में वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के जो है पैरेलल हो जाती है। देखिएगा नंबर 2 पॉइंट, फोकस से लिखे डैश, फोकस से लिखे डैश दीजिएगा। देखिएगा, यदि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण, यदि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होती हुई गुजरती है, 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 तब परावर्तन के बाद, तब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अभी दोनों फोटो को उतार दीजिएगा, अवतल दर्पण लिखिए और उत्तल दर्पण लिखिए। अब हम लोग वीडियो को पॉज करके आप तो आराम से उतार दीजिएगा। अब हम लोग तीसरा बात को समझने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सब है। ये सब चीज को जाने बगैर बहुत परेशानी में फंस जाइएगा। अब यदि जो है वस्तु से निकलने वाली किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स वक्रता केंद्र से होकर यदि गुजरती है तब उसका रिफ्रैक्शन, तब उसका परावर्तन किस प्रकार से होगी, पहले आप देख लीजिए। अवतल दर्पण में मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं, बारीकी से समझिएगा, सब चीज की चर्चा मैं बता चुका हूं। ये एम है बाबू, ये आपका एम है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये आपका कहूं ना कहूं तो सेंटर होगा ना, तो कहूं ना कहूं उसका हाफ पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर उसका एफ होगा कि उसका क्या होगा, पोल होगा। मान लिया जाए यह वस्तु यहां पर ऐसे रखा हुआ है, इससे यदि किरण निकलेगी तो यदि सेंटर से होकर यदि ऐसे निकलेगी, मान लीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, द्वारा बड़ा हो सकता, ऐसे निकलेगी, तब कहता है कि यदि सेंटर से होते हुए जा रही है तो अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगी। क्यों लौट जाएगी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर लंबवत जैसा काम करेगा, तो लंबवत आएगा तो लंबवत तो जाएगा ना। लंबवत आने वाली किरणें आपके घर में कोई भी दर्पण होगा उस पर टॉर्च आप यदि सीधे मारिएगा तो सीधे लौटेगा, तिरछा करके मारिएगा तो तिरछा करके उसका जो रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आपका कॉन्टेक्ट लाइन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से कॉन्टेक्ट पॉइंट को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तब यही जो है लंबवत आएगा तो लंबवत वापस लौट जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। ये आपका उत्तल दर्पण है, नाम देंगे एम और नाम देंगे एन, कि उसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कहूँ ना कहूँ इसका क्या होगा, पोल होगा, कहूँ ना कहूँ इसका क्या होगा, सेंटर होगा। बोर्ड पर देखिए सब लोग, कहूँ ना कहूँ इसका क्या होगा, एफ होगा बाबू,
अब यदि वस्तु को यहाँ पर ऐसे हम रखते हैं, रखने के बाद में इस सेंटर से गुजरना चाहेगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा और इसके बाद तो यहाँ से ऐसे ही ना आएगा तो वापस जाएगा, तो वापस अपने ही पथ पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ये था आपका कौन दर्पण में, ये था आपका। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि जो है दर्पण के लिए वस्तु से निकलने वाली किरण यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्ता केंद्र से होकर आपतित हो रही है, तब परावर्तन के बाद वह सीधे अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगी, क्योंकि उसका रीजन यही है कि वह जो है लंबवत आती है। क्योंकि सेंटर से होकर आने का मतलब है कि वह जो है लंबवत आ रहा है, तो अपने पथ पर ही वापस लौट जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। आइए तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वक्ता केंद्र से। नंबर 3 लिखिएगा, वक्ता केंद्र से लिखे डैश, वक्रता केंद्र से लिखे डैश लिखिएगा। जब वस्तु से निकलने वाली किरणें, जब वस्तु से निकलने वाली किरणें, वस्तु से निकलने वाली किरणें वक्ता केंद्र से होकर, वस्तु से निकलने वाली किरणें वक्ता केंद्र से होकर, वक्ता केंद्र से होकर आपतित होती है, वक्ता केंद्र से होकर आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद, तब परावर्तन के बाद, तब परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तब परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती है, इसका कारण मैंने आपको बताया। अब दोनों फिगर को आप लोग उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा। एक है अवतल दर्पण के लिए और एक है उत्तल दर्पण के लिए। वीडियो को आप रोक लीजिएगा, रोक कर आराम से उतार लीजिए। अब हम समझते हैं ध्रुव से। यदि वस्तु से निकलने वाली किरण ध्रुव से होकर जाती है, तो मैंने पहले ही बताया वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। मतलब कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। कैसे, पहले हम लोग देख लेते हैं। आइए बोर्ड पे सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग बोर्ड पर। अवतल दर्पण में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं, यह मेरा अवतल दर्पण है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू रे, यह कहूं ना कहूं क्या होगा, सेंटर होगा, कहूं ना कहूं एफ होगा। इसको क्या कहते हैं, पी, इसका नाम देंगे एक्स और एक्स डैश। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, हमने एक वस्तु को रख दिया। यदि यहाँ से आता है ऐसे ध्रुव पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद ऐसे सीधे लौट जाएगी और परावर्तन के नियम का पालन करेगी। काहे पालन करेगी? क्योंकि यह आने वाली किरण, यह जाने वाली किरण, ये तो बीच में अभिलंब है ना, ये तो अभिलंब का काम करेगी। काहे कि यहाँ पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच के देखा जाए, इस सेंटर से आने वाली, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर के जैसा काम करेगा, ये आपका अभिलंब हो जाएगा। इसको कहा जाएगा आपतन कोण, इसको कहा जाएगा परावर्तन कोण। यदि जो है वस्तु से निकलने वाली किरण ध्रुव से होकर आएगी, पोल से होकर आएगी, तो परावर्तन के बाद में वह परावर्तन के नियम का पालन करेगी। यह हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। क्यों? क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में क्या है, अभिलंब है, तब वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। जितना कोण ई वाला होगा उतना ही कोण ई वाला होगा। अब थोड़ा सा उत्तल में समझ लीजिए। उत्तल में क्या कहता है, फोटो को आप समझिएगा, समझ के बनाइएगा ध्यान से, ज्यादा बेहतर होगा। ये आपका ए में मान लिया जाए, कोई क्या है, दर्पण है, इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ध्यान से सब लोग समझिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहूं ना कहूं तो सेंटर ऑफ क्या होगा, कर्वेचर वक्ता केंद्र होगा, कहूं ना कहूं क्या होगा, उसका एफ होगा। और तो उसको मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं, यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ से हम प्रकाश से किरण निकालेंगे।
कहाँ लेके जाना है? यदि ध्रुव से आएगा मतलब कि यहाँ से आने वाली किरण इस प्रकार से यदि ऐसे आती है तो यहाँ से सीधे ऐसे लौट जाएगी, लेकिन जब बैक में लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगी? इस प्रकार से ऐसे चली जाएगी, इस प्रकार से यह जो है ऐसे चली जाएगी। मतलब कि जितना यह कोण होगा उतना ही यह कोण होगा। यह कोण आई, यह कोण भी क्या होगा? आई होगा समूह कोण से। यह कोण आर, यह कोण भी क्या होगा? यह कोण भी आपका आर होगा। कौन से? समूह कोण से। मतलब कि ऐसे आएगी तो लौट उधर चला जाएगा, लेकिन जब उसको डॉट से मिलाएंगे तो बैक की ओर जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। यह है आपतन कोण, यह परावर्तन कोण। इसका ये समूह कोण है, इसका ये समूह कोण है, और समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, यदि वस्तु से निकलने वाली किरण चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किसी भी दर्पण से यदि आपतित होती है तो परावर्तन के बाद में वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। ठीक है, देखिएगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ध्रुव से लिख के रख दीजिएगा बाबू। देखिएगा, यदि वस्तु से निकलने वाली किरणें, यदि वस्तु से निकलने वाली किरणें, यदि वस्तु से निकलने वाली किरणें, यदि वस्तु से निकलने वाली किरणें ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव मतलब पोल, ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद, तब परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। परावर्तन के बाद वह परावर्तन के नियम का पालन करती है, वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। दोनों फिगर को उतार दीजिएगा। ये आपका कौन दर्पण है बाबू? उत्तल दर्पण है। इस बात को एकदम ध्यान से सब लोग समझिएगा, सब लोग देखिएगा। फिगर उतार लीजिए। और इतना बात यदि आप समझते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी आपको दर्पण में खास कर आपको इमेज बनाने में, प्रतिबिंब बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम थोड़ा सा एक समरी देते हैं इसका, ध्यान से बोर्ड पर सब लोग समझिएगा। एक समरी आपको देते हैं। समरी में आपको यही सीखने के लिए मिलेगा कि कहां से आपतित होगा तो कहां से उसका परावर्तन होगा। इसको दिमाग में रखिएगा। मैंने आपको डिटेल से बताया। एक चार्ट भी हम आपको सौंप दे रहे हैं, इस चार्ट को भी आप दिमाग में रखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सबसे पहला है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नंबर। यदि सबसे पहला कहां से? प्रधान अक्ष के क्या? प्रधान अक्ष के समांतर यदि आपतित होगा, कहां से होके जाएगा? तब वह फोकस से जाएगा। यदि फोकस से आपतित होगा, यदि फोकस से आपतित होगा तब परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि वक्रता केंद्र से होकर आएगा, वक्रता केंद्र पर यदि आपतित होगी वो किरण, तब क्या होगा? अपने पथ पर वापस लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसका मतलब कि अपने ही पथ पर वापस लौटने का मतलब कि वक्रता केंद्र से ही होते हुए उसका परावर्तन होगा। यदि ध्रुव पर आपतित होती है तब क्या करेगा वो? प्रकाश के परावर्तन के नियम का, परावर्तन के नियम का क्या करेगा? वह पालन करती है। इस चीज को मैंने आपको बताया, इतने ही बात हमने आपको सिखाया है।
अब इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। प्रधान अक्ष के समांतर तब फोकस से तब प्रधान अक्ष के समांतर वक्ता केंद्र से आवेगा तो उसी पर वापस लौट जाएगा। ध्रुव पर तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करिए। अब उम्मीद करते हैं कितना चीज आपको दिमाग में होगा। अब इतना बात यदि आप इस चार्ट को पहले आप वीडियो को पॉज करके उतार दीजिए। चलिए, इतना बात यदि आपको क्लियर है तब आइए थोड़ा सा नीचे हम कुछ बात को समझते हैं। एकदम आराम से सीखिए, घबराना बिल्कुल नहीं। जितना आराम से सीखिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। घबराइएगा बिल्कुल, आपको समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ पर आप कमांड कर लीजिएगा। अब यदि इतना चीज आपको क्लियर है बाबू, तब प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम वस्तु से 2 किरण निकालना होगा। क्योंकि प्रतिबिंब का डिफिनेशन कहता है कि वस्तु से निकलने वाली किरणें परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से 2 गो निकलेगा तब कम से कम मिलेगा, कि अकेले निकलेगा, अकेले जाके कहाँ मिलेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम 2 किरण आपको निकालना होगा। कोई भी 2 किरण निकाल सकते हैं, चाहे प्रधान अक्ष के समांतर निकालिए, चाहे फोकस से निकालिए, चाहे वक्ता केंद्र से निकालिए, चाहे तो ध्रुव से निकालिए। किसी भी वस्तु से कोई भी 2 गो किरण को आप आपतित करा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह और यह भी आप करा सकते हैं। यह मतलब कोई भी जो है इस 4 में से कोई भी 2 किरण को आप आपतित करवाइएगा और आपतित होने के बाद उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है नीचे लिखिएगा डैश देकर। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, दर्पण में बात कर रहा है, नीचे लिखिएगा डैश देकर। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम से कम 2 किरणें, कम से कम 2 किरणें दर्पण पर आपतित होना, कम से कम 2 किरणें दर्पण पर आपतित होना अति आवश्यक है। कम से कम 2 किरणें दर्पण पर आपतित होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है। नीचे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखिएगा। दर्पण पर आपतित किरणें, नीचे हल्का डैश लिखिएगा। दर्पण पर आपतित किरणें, दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद, दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इतना चीज आपको रखेगा दिमाग में, तो प्रतिबिंब बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। आइए हम लोग अब बारी बारी से उत्तर दर्पण में भी देखने का प्रयास करते हैं और अवतल दर्पण में भी देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख। आइए बोर्ड पे सब लोग आ जाइए, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए बोर्ड पर, देखते रहिए, कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। हेडिंग बनाइएगा। बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख, इसे हम रे डायग्राम कहते हैं। अवतल दर्पण में
बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख। सबसे पहले हम लोग इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम रखते कहां कहां पर है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां कहां पर होता है। पहले हम उस बात को समझ लेते हैं, तब हम लोग आगे डिटेल से बात करेंगे। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है बाबू रे, तो कहूं न कहूं इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, कहूं न कहूं इसका जो है सेंटर होगा, कहूं न कहूं इसका एफ होगा और पी भी होगा, और इस एक्सिस का नाम हम एक्स और एक्स देंगे और मिरर का नाम एम और एम। इतना चीज से आप पहले से भी परिचित है। अब इसमें हम प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे तो वस्तु को यहां ना रखेंगे। जब भी वस्तु को रखेंगे तो परावर्तक सतह की ओर ही रखेंगे। तो कहां कहां रखेंगे, कहां कहां पोजीशन है वस्तु को रखने का, कहां कहां रखकर हम जो है अवतल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। अनंत पे रखते हैं। अनंत पे कहने का मतलब क्या है? क्या अनंत पे वाले वस्तु का भी प्रतिबिंब बनता है? बनता है। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। घर में आप अपने छोटे बाबू को कभी कभी ठंडा का मौसम रहता होगा तो सुबह सुबह ऐनक मतलब दर्पण, समतल दर्पण के माध्यम से उसके रिफ्लेक्शन को आप दिखाते होंगे। याद कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को उसको पकड़ाते होंगे, पकड़ो पकड़ो बाबू रे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अनंत पर वस्तु है, वहां से किरण आई और उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन जो है आप करा रहे हैं। तो वस्तु को जो है अनंत पर रखकर भी हम उसका रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। यदि वहां से किरण यदि आ रही है तो वस्तु अनंत पर है, लेकिन उसका किरण यदि दर्पण पे आ रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम अनंत पे वस्तु को रखते हैं। अवतल दर्पण के सामने कोई भी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, तो अनंत पे रखते हैं। अनंत कहने का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, माने बहुत दूर। उसके बाद दूसरा कंडीशन है, अनंत के बाद जैसे मान लिया जाए कि आप यहाँ पर लिया के रख दिए, अपनी वस्तु को उठा के रख दिए। वस्तु का पोजीशन क्या है? अनंत पे तो है नहीं भाई, वक्ता केंद्र पर ही नहीं है। इसका मतलब कि अनंत और वक्ता केंद्र के कहा है? बीच में है। तो दूसरा कंडीशन को हम कह सकते हैं, यह जो मेरा स्थिति हुआ इसको कहा जाएगा कि अनंत पे नहीं है, अनंत और वक्ता के जैसे यहाँ पे यदि अनंत कह दिया जाए, ये है आपका अनंत, ये आपका क्या है? सेंटर है। यह जो वस्तु रखा गया है तो अनंत और वक्ता केंद्र के कहा है? बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि अनंत, अनंत एवं कहा? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच सबसे पहले तो कहा, सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रख सकते हैं। उसके बाद और नजदीक लेके आवेंगे तो पोजीशन कहाँ दिखाएंगे कि अनंत और वक्ता केंद्र के कहाँ है? बीच में। तीसरा पोजीशन, अब यहाँ से उठाकर यहाँ भी रखेगा तो अनंत वक्ता केंद्र के बीच में होगा। अब यहाँ से उठाकर वस्तु को यदि यहाँ पर लेके चलाते हैं तब उसका नाम क्या दीजिएगा कि वस्तु को कहाँ रखे हैं? तो उसका नाम दीजिएगा कि वस्तु को हमने रखा है वक्रता केंद्र पर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब कोई, वस्तु को कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र। अब कहाँ लेके जाइएगा वस्तु को? अब तो वस्तु को यहाँ पर भी जाके रख सकते हैं ना। इसका पोजीशन क्या बता सकते हैं? वक्ता केंद्र पर है कि फोकस पर है कि दोनों के बीच में है? तो दोनों के बीच में है। बीच में कहीं भी रख सकते हैं, मतलब कि वक्ता केंद्र तथा फोकस के कहा? बीच में। चौथा कंडीशन है बाबू रे, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। और कहाँ रख सकते हैं? पांचवा। उसके बाद कहाँ लेके जाइएगा? उसके बाद यहाँ भी रखेगा तो वक्ता केंद्र फोकस के बीच में होगा। अब यहाँ पर ले रख सकते हैं वस्तु को, तो उसका नाम क्या दीजिएगा? उसका नाम दीजिएगा कि कहाँ ले रखे हैं? तो नाम दीजिएगा कि फोकस पर रख दिए हैं। अच्छा, उसके बाद और कहाँ रख सकते हैं? उसके बाद अब यहाँ पर घसकाइएगा, यहाँ पर ले आइएगा, तब उसका नाम क्या दीजिएगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। तब उसका नाम दीजिएगा, आप इस बात को समझते चलिए, फोकस एवं ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में।
मतलब कि अवतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वस्तु का स्थिति कहाँ कहाँ हो सकता है, तो 6 जगह पर हो सकता है। इस बात को भी थोड़ा सा दिमाग में नोट करके रखिएगा। पहला, वस्तु को हम अनंत पर रख सकते हैं। दूसरा, अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। तीसरा, वक्ता केंद्र पर रख सकते हैं। चौथा, वक्ता केंद्र तथा कोची फोकस के बीच में। पांचवा, फोकस पर। छठा, फोकस एवं ट्यूब के बीच में। मैंने आपको बारी बारी से सब कुछ समझाया। अब यहाँ रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। यहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, सबको मैंने आपको रख के दिखाएंगे। सबसे पहले जो है आप नीचे ऐसा इसको हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाने के बाद नीचे ऐसा डैश देके लिखिएगा। इसको हेडिंग बनाइए। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख, नीचे डैश देके लिखिएगा। लिखिएगा डैश देकर नीचे बाबू। अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को 6 जगह पर रखते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को 6 जगह पर रखते हैं। 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 अब इसको जो है उतार लीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 देकर इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा। कुछ परेशानी होगा तो वीडियो को आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं। जल्दी उतारिए इसको, पॉज। चलिए अब आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सब लोग समझिएगा कि कैसे जो है वस्तु को कहां पर रखा जाएगा, तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला हम समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां हो, अनंत पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ध्यान से सब कुछ समझिएगा। चलिए पहले हम उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। सबको पता है कि वस्तु से केवल किरण निकल सकता है, ताकि 4 प्रकार का किरण हम निकाल सकते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। उसमें से प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो कम से कम 2 चाहिए। 4 में से कोई भी 2 आप निकाल दीजिएगा तो परिवर्तन के बाद में जहां पर वो मिल जाएगा वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यह मेरा अवतल दर्पण है। ध्यान से बोर्ड पे सब कुछ समझिएगा। जितना ज्यादा देखिएगा, जितना ज्यादा सुनिएगा, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। आप जब फोटो बनाइएगा एग्जाम में या अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा, ये फोटो आप लोग जो है जो फिगर बना रहे हैं बाबू, इसको आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, ज्यादा बेटर होगा। एक्स और क्या होगा, एक्स डैश। ई क्या होगा, पोल होगा। ई क्या होगा यहाँ पर बाबू, सेंटर होगा। ई क्या होगा यहाँ पर, ए। अब मान लिया जाए कि वस्तु हमारा यहाँ पर है। क्या नाम है बस वस्तु, समझ गए होंगे आप। क्या नाम है वस्तु का, जी बता सकते हैं। वस्तु का नाम है सूर्य। सूर्य तो भाई जब भी रहेगा तो अनंत पर ही रहता है, अनंत पे स्थित है। इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो वहां से तो किरण आएगा। अनंत से किरणें, आपको पता होना चाहिए कि अनंत से यदि कोई वस्तु यदि अनंत पर स्थित है, इन्फिनिटी पर स्थित है, तो वहां से जितने भी किरणें आती है वो सब आपस में क्या होती है, सब आपस में समांतर होती है। क्यों समांतर होती है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
आप जब ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो वहां पर एक बात बताया गया होगा समांतर रेखा के बारे में या समांतर किरण के बारे में। यह किरण बताइए तो, ये किरण है ना बाबू, ये कैसी किरण है? आपका जवाब होगा कि समांतर किरण है। तो क्या समांतर किरण कभी जाकर आगे कहूं मिलती है? कहूं नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि अनंत पे जाकर सब क्या हो जाती है, अनंत पे जाकर मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि अनंत पे जाकर मिल जाती है। जब अनंत पे जाकर समांतर आ रहा था, अनंत पे जाकर मिल गया, इसका मतलब कि यहां से निकलेगा तो समांतर हो जाएगा। समांतर किरणें कभी भी नहीं मिलती है, लेकिन अनंत पर जाकर मिल जाती है। तो जब समांतर इन्हें से जायत अनंत पर मिल गया तो उन्हें से आवेगा तो समांतर हो जाएगा ना। इसी कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो भी वस्तुएं अनंत पर स्थित रहती है, उससे जो जितने भी किरणें आती है, उस सभी किरणें आपस में क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। अब समझने का प्रयास किया आप लोग। किरण ऐसे आया, यदि समांतर किरण आया, वो यदि प्रधान अक्ष के समांतर एगो आ रहा है तो सब प्रधान के समांतर हो जाएगा। यदि सब किरण आपस में समांतर होती है, निकल रहा है, तो एगो यदि प्रधान अक्ष के समांतर हुआ तो सब तो भाई इसी प्रकार से समांतर आ जाएगा। तो ये जब समांतर आवेगा तो कहां से होकर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। अच्छा ठीक है, तो कोई इससे भी तो ऐसे जा सकता है ना, इस प्रकार से। तो समांतर है ये है कि कोई ऐसे भी तो गुजर सकता है, ऐसे तो वापस ही लौट जाएगा। ऐसे जाएगा वापस लौटेगा तो कहां पर कटेगा, या कट जाएगा। तो जहां पर कट जाएगा, ये भी आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, ये प्रधान अक्ष के समांतर आवेगा तो फोकस से जाता है। ये वक्रता केंद्र से जा रहा है तो वापस अपने पथ पर लौट जाएगा। तो दोनों परावर्तन के बाद में जहां पर मिल जाएगा वो ये परिवस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही जो है हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। क्या जब फोकस पे बन रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है कुछ, उसका लंबाई चौड़ाई लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, बिंदु के जैसा एकदम है। यहाँ पर दोनों कटा तो बिल्कुल जो है बिंदु नुमा है, मतलब कि बिल्कुल बहुत ही छोटा उसका प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल जो है बिंदु के जैसा उसका प्रतिबिंब बनता है। हम उसके लंबाई चौड़ाई को माप नहीं सकते हैं। अब बताइए, ये जो प्रतिबिंब बना, ये जो कटा, दोनों परावर्तित किरण जो कटा, वो दर्पण के आगे है कि दर्पण के पीछे है? तो दर्पण के आगे है। और दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यह बिंदु के जैसा है तो ऊपरे मुड़े है कि नीचे मुड़े है कहना बड़ी मुश्किल है, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि दर्पण के आगे है, आगे बनने वाले प्रतिबिंब जो है क्या होती है, वास्तविक होती है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रतिबिंब के बारे में, याद कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये बात इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इतना बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा, अनंत पर स्थित रहेगा, तब उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर प्राप्त होगा। फोकस पर प्राप्त होगा तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति उसका जो है वास्तविक होगा। उसका आकार कैसा होगा, आकार वस्तु के तुलना में छोटा कि बहुत छोटा, तो उसका आकार बहुत छोटा होगा। इतना चीज क्लियर आप लोग को हो जाना चाहिए। एक बात और, एक बात यहाँ से दो सवाल और पूछा करता है, ये चीज तो आपको समझ गए। एक बात और समझ लीजिए, अवतल दर्पण, ठीक है। अब इससे किरण आपको आ रहा है, ऐसा बड़ी मानी किरणें आती है वहां से, कि प्रधान अक्ष है, आवेगा फोकस से जाएगा, ये भी आवेगा फोकस से जाएगा, और आवेगा ये भी फोकस से जाएगा, ये आवेगा ये भी फोकस होके जाएगा। मतलब है कि जितने भी समान प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आवेगा सब तो फोकस होके जाएगा। इसका मतलब यह जो दर्पण है प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को छितार दे रहा है कि एक जगह मिला दे रहा है, एक जगह मिला दे रहा है। यदि किरण जो है एक जगह आके मिल जा रही है तो उसे कौन किरण पुंज कहते हैं पता है? उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसलिए इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देने का काम करता है, एक ही बिंदु पर फोकसित कर देने का काम करता है। इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग जो है अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक सवाल और पूछा करता है, आप बताइए बहुत मानी किरण आ रहा है तो सूर्य में तो हीट रहता है ना, गर्मी रहता है, ये
बड़ी माने किरण गर्मी लेके आया और सब गर्मी को ऐजे पर लिया के भेजा दी एक के बिंदु पर। यहाँ पर का ताप कम रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आप कुकर को रख दीजिएगा, खाना रख दीजिएगा तो खाना बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सौर कुकर के रूप में, सोलर कुकर के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह आने वाली प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले सभी किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देती है, जिससे उस बिंदु पर का ताप बहुत ज्यादा हो जाता है एवं वहाँ पर खाना रखने के बाद आसानी से जो है भोजन बन जाता है। मतलब कि हम इसका उपयोग हम लोग जो है सोलर कुकर के रूप में भी करते हैं। इतना ही नहीं, एक बात और समझिएगा, आप परवलय दर्पण का नाम सुने होंगे, इसका उपयोग भी हम सोलर कुकर के रूप में करते हैं। इसका उपयोग भी हम जो है सोलर कुकर के रूप में करते हैं। यदि ऑप्शन में आपका मिले कि निम्नलिखित में किस दर्पण का उपयोग हम सोलर कुकर के रूप में करते हैं? अवतल खाली दिख रहा तो अवतल को मारना है, परवलय भी दिख रहा तो परवलय को मारना है। यदि दोनों मिल जाए तब उस कंडीशन में आप परवलय को ही मारिएगा। मेरी बात को समझिएगा, दोनों का उपयोग हम सोलर कुकर में करते हैं। अवतल का भी करते हैं और परवलय का भी करते हैं। ऑप्शन में खाली अवतल है तो अवतल को मारेंगे, ऑप्शन में खाली परवलय है तो परवलय को मारेंगे। लेकिन ऑप्शन में हमारा अवतल भी है और परवलय भी है तो उस कंडीशन में आप परवलय को मारिएगा, क्योंकि अवतल से बेहतर ढंग से जो है फोकसित करने का काम यहाँ पर परवलय करता है। इसलिए जो है इससे ज्यादा परवलय करता है, ज्यादा फोकसित करता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग जो है सोलर कुकर के रूप में करते हैं। हाँ, यदि सिंगल ही है तो उसको मार दीजिएगा। इतना सवाल भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे, बहुत अच्छा समझे होंगे। इसको हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाकर नीचे से ऐसा डैश लेके लिखिए। नंबर 1 बनाइए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, नीचे डैश लेके लिखिएगा, नीचे लिखिएगा डैश देकर। जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है, अनंत पर स्थित रहता है, अनंत पर स्थित रहता है, तब अनंत पर स्थित रहता है, तब उसका वास्तविक तथा उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के आगे, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के आगे, दर्पण के आगे फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है, दर्पण के आगे फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है, फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है, फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। अब इस फोटो को उतार दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक लीजिए, इस फोटो को उतार लीजिए। ठीक है, पॉज करके उतार दीजिएगा। नीचे थोड़ा सा डैश करके लिखिएगा, इस स्थिति में वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है, वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। नीचे थोड़ा सा डैश के लिखिएगा। इस दर्पण को, माने कौन दर्पण को बाबू? अवतल दर्पण को। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी याद होगा ना आप लोगों को,
कैसे लिखते हैं अभिसारी से, मैंने आपको बताया था इनिशियल में ही। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली क्योंकि यह प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली क्योंकि यह प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देती है। एक ही बिंदु पर मिला देती है। अब चाहिएगा तो ये फोटो भी नीचे उतार ले सकते हैं। समझिए कि आपका सवाल एक हो गया बाबू। इस प्रकार से ऐसे बनाइएगा x और x डैश, यहाँ पर सेंटर दीजिएगा, यहाँ पर F दीजिएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर रहेगा P। जितने भी किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर आवेगा आप स्केल की सहायता से आराम से सीधा सीधा करके बना लीजिएगा। एक और किरण इधर से आवेगा, ये भी कहाँ से होकर जाएगा, इस प्रकार से लौट जाएगी। इस प्रकार से जो है और भी यदि गुजारिएगा तो सब फोकस से होके जाएगा। आप स्केल की सहायता से इसको आराम से बना लीजिएगा। फोटो बना लीजिए। ठीक है, बन गया बाबू। चलिए, ये आपको सवाल पूछेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्यों, आराम से उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक ही बिंदु पर, कहां पर, फोकस पर मिला देने का कार्य करती है। मुझे थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा। इस दर्पण का उपयोग बोर्ड पर लिखा हुआ है सोलर कुकर। इस दर्पण का उपयोग, देखिए सोलर कुकर यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू रे। इस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में भी किया जाता है। सोलर कुकर के रूप में भी किया जाता है। सोलर कुकर के रूप में भी किया जाता है क्योंकि सोलर कुकर के रूप में भी किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली सभी किरण पुंज को यह दर्पण एक ही बिंदु पर मिला देती है। सभी किरण पुंज को यह दर्पण एक ही बिंदु पर मिला देती है, जिससे उस बिंदु पर का ताप अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, नीचे थोड़ा सा हल्का डायरेक्ट लिख लीजिए। सोलर कुकर के रूप में हम लोग परवलय दर्पण का भी उपयोग करते हैं। सोलर कुकर के रूप में हम लोग परवलय दर्पण का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, ये था आपका सबसे पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आगे हम लोग बारी बारी से सारे कंडीशन को डिटेल से देखेंगे।
आप उसका किरण आरेख भी खींचने के लिए सीखिएगा। अब इसको पेंसिल से अपना जब नोट कॉपी बनाइएगा उसको आप इसको पेंसिल से बनाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आगे हम बहुत सारी चीज़ को देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा, आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।